गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, जो क्वेश्चन आपको दिए थे लास्ट क्लास में हो गए सबके कंप्लीट? सारे क्वेश्चन हो गए? कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बताइए उसमें से कौन कौन सा डाउट है, फिर कौन कौन से क्वेश्चन डाउट है? जो आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था उसकी बात कर रहा हूं। पेजेस शेयर किए थे एटॉमिक वेट बेस्ड। जो क्वेश्चन डाउट है वो पूछ लीजिए। अभी हमने तीनों मेथड पढ़ लिया है, तीनों मेथड हमारे खत्म हो गए हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड, देन डुलोंग्स पेटिट, एंड उसके बाद लॉ ऑफ आइसोमेरिफिज्म। इक्विवेलेंट वेट नहीं करना। इक्विवेलेंट वेट वाला कौन सा क्वेश्चन किया तुमने? इक्विवेलेंट वेट वाला दिया ही नहीं है। इक्विवेलेंट वेट वाला कहाँ दिया था क्वेश्चन? नहीं दिया है ना कोई। जो क्वेश्चन दिया था 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, उसमें इक्विवेलेंट वेट कहाँ है? इक्विवेलेंट वेट अभी बहुत आगे पढ़ेंगे, अभी इक्विवेलेंट वेट के क्वेश्चन नहीं करना है। इसलिए जो क्वेश्चन दिया गया है केवल वही अटेम्प्ट करिए। तो देखिए, लास्ट क्लास होमवर्क की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 था। पहला क्वेश्चन क्या था? दिस ग्राम ऑफ CdCl2 was found to contain this gram of Cd, कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ Cd। पहला क्वेश्चन हो गया सबका। मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि ये टेस्ट में आएगा। जो नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट है, नेक्स्ट संडे टेस्ट को ये चैप्टर आएगा एटॉमिक वेट। तो अच्छे से क्वेश्चंस कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी खत्म हो जाएगा, देन मॉलिक्यूलर वेट स्टार्ट करेंगे तो दोबारा नहीं आएंगे फिर एटॉमिक वेट पे। तो पहला क्वेश्चन हो गया, देन सेकंड दिया था, देन फोर्थ दिया था, थर्ड नहीं दिया था। तो फर्स्ट सेकंड हो गया, देन फोर्थ। टेस्ट में यहीं तक आएगा, एटॉमिक वेट तक। एटॉमिक वेट जितना हमने पढ़ा है अब तक वहीं तक आएगा। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट स्टार्ट करेंगे अभी, बट मॉलिक्यूलर वेट नहीं आएगा टेस्ट में। तो जितना स्टार्टिंग से हमने पढ़ा है वो लेके अभी एटॉमिक वेट तक। ये चैप्टर कितना बचा है? चैप्टर से मत देखो भाई, टॉपिक वाइज कवर करते जाओ ना, चैप्टर पे कहा जाते हो। चैप्टर अभी लंबा चलेगा ये। चलिए, फर्स्ट सेकंड हो गया। फोर्थ डाउट है। फोर्थ में क्या है? नेचुरली अकरिंग बोरॉन कंसिस्ट ऑफ टू आइसोटोप व्हेन हुज एटॉमिक। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है फोर्थ। टू आइसोटोप्स दिए हैं, एटॉमिक वेट दिया है दोनों का। M1 दिया है 10.01, M2 इज गिवन 11.01। उसके बाद बोल रहा है द एटॉमिक वेट ऑफ नेचुरल बोरॉन। आपको पढ़ाया था ना ऐसे कि नेचुरल बोरॉन, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन हमने पढ़ा था दो होता है, एक 35 एक 37। लेकिन क्लोरीन जब हम लिखते हैं तो कितना लिखते हैं? तो हम नेचुरल क्लोरीन बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल क्लोरीन हम हर जगह यूज करते हैं वो क्लोरीन हम कितना लिखते हैं? 35.5। तो वो क्या होता है? वो उसका एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो आपको जो नेचुरल बोरॉन दे रखा है इसका मतलब वो एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन जो नॉर्मली आप यूज करेंगे हर जगह, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है द एटॉमिक वेट ऑफ नेचुरल बोरॉन इज 10.81। पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप। तो इन दोनों का हमें आइसोटोप जो है उनका परसेंटेज निकालना है। तो इसका परसेंटेज अगर हम मान लें, परसेंटेज ऑफ बोरॉन B1 अगर ले लें, या फर्स्ट आइसोटोप, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, फर्स्ट आइसोटोप का परसेंटेज अगर लिया है x, तो सेकंड का कितना होगा? क्या बताया था सेकंड का? परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप 100 - x। और लास्ट टाइम पेपर,
क्योंकि फ्राइडे सैटरडे तक का भी देखिए, जितनी चीजें हमने पहले पढ़ी हैं, पहले ध्यान से सुन लीजिए, जितनी चीजें पहले पढ़ रखी है हमने पहले की क्लासेस में, लाइक नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, और उसके साथ साथ जो नंबर ऑफ मोल्स के डिफरेंट फॉर्मूले पढ़े थे, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो सारी चीजें। तो बेसिकली मोल ट्रायंगल, परसेंटेज कंपोजिशन, इंपिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब इस बार भी टेस्ट में आएगा। और एटॉमिक वेट भी केवल एटॉमिक वेट तक ही टेस्ट में डाला है। तो अभी आपके पास पूरा वीक है, एक वीक आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। इस बार सबके मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, जितना लास्ट टेस्ट में था वही सिलेबस है, बस एक टॉपिक और इंक्रीज हो गया एटॉमिक वेट का। तो पिछली बार मैक्सिमम जैसे मेंस में इंजीनियरिंग वालों में कितना आया था, 80 के अराउंड आउट ऑफ 100, है ना। और नीट में जो मैक्सिमम आया था 130 80 के अराउंड। तो अभी सब नीट में 150 एंड यहाँ पे 90 के अराउंड मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि आपके पास आराम से 1 वीक है, पुराना ही सिलेबस है, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। समझ गए? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो मोल के हैं, मोल की बुकलेट दे रखी है, वहां पे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बुकलेट में। देन ये एवरेज एटॉमिक मास है। अब इस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन से क्या पढ़ा था हमने आगे? तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन क्या लिखा जाएगा? m1 x1 प्लस m2 100 माइनस x डिवाइडेड बाय x प्लस 100 माइनस x। x1 की जगह ओनली x लिया था ना ये, तो दिस इज x। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन कितना दिया हुआ है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज 10.81। m1 क्या है? 10.01 इंटू x प्लस m2 क्या है? 11.01 इंटू 100 माइनस x डिवाइडेड बाय x प्लस 100 माइनस x गया, दिस विल बी 100। यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1081 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1081 इज इक्वल टू 10.01x प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1101 माइनस 11.01x। अब इसके बाद इसको इधर लेके आ जाओ, 11.01 में से 10.01 गया तो कितना आ जाएगा? 11.01 में से 10.01 1x, सीधा x आ जाएगा, मैं सीधा x लिख दे रहा हूं यहाँ। 1101 माइनस 1081, तो x कितना आ जाएगा? 20। तो एक परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप कितना हो गया? 20। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 20 एंड परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप 80। ये आंसर। सिंपल परसेंटेज जो एवरेज एटॉमिक मास यूज किया था उसी का यूज करना है। नोटेड? नोट करिए जल्दी, जिसको डाउट था ये। चलिए, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ, उसके बाद कौन सा दिया था? 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। देन 9 दिया था, देन 10 दिया था। 9 नहीं हुआ है? किसका डाउट है? अनुष्का, साहिल। A sample of metal chloride this required this gram of AgNu to precipitate to chloride completely. The specific heat of metal is this. Find the molecular formula of the chloride if the metal is M. ठीक है, तो 9th वन देखिए। 9th वन में आपको बोल रहा है कि कोई मेटल क्लोराइड है। लेट्स अस्यूम मेटल M। मेटल क्या लिया हमने? M। तो मेटल क्लोराइड क्या हो जाएगा?
metal chloride will be MClX. मेटल M, मेटल क्लोराइड MClX. अब बोल रहा है सैंपल ऑफ मेटल क्लोराइड वेइंग दिस ग्राम रिक्वायर्ड दिस ग्राम ऑफ AgNO3. एक मेटल क्लोराइड का सैंपल है जिसका मास इतना लिया गया है MClX, ये लिया गया 0.22 ग्राम. A sample of metal chloride weighing this required 0.51 ग्राम of AgNO3. AgNO3 के साथ रिएक्शन हुई है 0.51 ग्राम लेके, और बोल रहा है कि यहाँ पे प्रिसिपिटेट द क्लोराइड कंप्लीटली. यहाँ प्रिसिपिटेशन जो होता है वो एक्चुअली AgCl का प्रिसिपिटेशन होगा. अब कितना एसिड पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिसिपिटेट हो गया क्लोराइड, ये पीपीटी बन गई इसकी. रिएक्शन करेंगे तो बाकी मेटल नाइट्रेट अलग हो जाएगा. बैलेंस करेंगे अगर, बैलेंसिंग वगैरह अभी आपने नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी ये अगर X है Cl तो इधर भी ClX करना पड़ेगा. देखो ध्यान से, अगर यहाँ ClX है तो इधर भी ClX टाइम करना पड़ेगा. अगर इसको X टाइम किया तो Ag भी X हो जाएगा, यानी यहाँ भी X का मल्टीप्लाई हो जाएगा. कुल मिला के पीपीटी हो गया प्रेसिपिटेट. तो ये तो मैं ऐसे, और इधर आ जाएगा मेटल नाइट्रेट. मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखें तो क्या आएगा, कोई बता सकता है? हाँ बिल्कुल बताइए, ये तो पढ़ाया ही है. क्या लिखा जाएगा? मेटल की वैलेंसी है X, X लिया है ना, मेटल की वैलेंसी हमने X लिया है, तो नाइट्रेट क्या बनेगा? मेटल नाइट्रेट क्या बनेगा? मेटल की वैलेंसी X, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके M के साथ 1, X N के साथ NO3 के साथ X. दिस इज मेटल नाइट्राइट. ये क्या हो जाएगा? मेटल नाइट्रेट. देखिए ध्यान से, क्या सब बैलेंस है? इधर एक M, इधर एक M, इधर XCl, इधर XCl, इधर XAg, XNO3, ये XNO3. ये रिएक्शन आपको लिखनी आनी चाहिए. तो ये हो गया मेटल नाइट्रेट MnO3X. खैर इससे मतलब नहीं मेटल नाइट्रेट से, आपको क्या बोला गया वो देखिए. बोल रहा है कि सैंपल ऑफ मेटल क्लोराइड वेइंग दिस ग्राम, क्या लिया था? सैंपल मेटल क्लोराइड का इतना ग्राम लिया गया, और उसके बाद ये AgNO3 के इतने के साथ रिएक्ट कर रहा है, प्रिसिपिटेट आउट हो जा रहा है AgCl, यानी क्लोरीन पूरा का पूरा प्रिसिपिटेट आउट हो गया कंप्लीटली. पूछा है स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, मेटल की स्पेसिफिक हीट दिया है. फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड इफ द मेटल इज M. मेटल M है, स्पेसिफिक हीट मेटल की दी है, तो एटॉमिक वेट तो निकाल ही सकते हैं, है ना. अब एटॉमिक वेट अगर आ जाएगा तो वहां से हमें क्या करना पड़ेगा? AgCl के लिए फिर आपको लगाना पड़ जाएगा यहाँ पे POAC. POC पढ़ा नहीं है, क्योंकि Cl के लिए आपको POC अप्लाई करना पड़ेगा. मेटल देखो, मेटल का अगर एटॉमिक वेट निकालना तो एटॉमिक वेट तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे. एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इनटू स्पेसिफिक हीट कितना है यहां से? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 6.4. कितना दिया है स्पेसिफिक हीट? 0.057. 6.4 यहां से एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट इनटू दिस, यहां से एटॉमिक वेट कितना आ गया? वन 112.28 आ रहा है ना, यानी 113 के अराउंड हम बोल सकते हैं एटॉमिक वेट. यही कैलकुलेट किया है. किसका है ये? गौरी. ठीक है, 112.28, ये तो एटॉमिक वेट आ गया. अभी आपको पूछा है इसमें क्लोरीन कितना होगा. एक मिनट, सब लोग ये नोट करो यहां तक.
नोटेड। देखो ये एटॉमिक वेट आ गया। अभी आपको आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा हमको पीओसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। क्योंकि जितना क्लोरीन इधर है उतना ही क्लोरीन यहाँ पे जाके प्रिसिपिटेट आउट हो रहा है और इतना सिल्वर नाइट्रेट लग रहा है। या तो ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस करके निकाल सकते हैं। आपको वैसे निकालना इसका क्या है फॉर्मूला, यानी एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, जितना मेथड हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। क्या उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू, जितने मेथड हमने पढ़े उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि ना तो आपको वेपर डेंसिटी गिवन है, ना तो हम मॉलिक्यूलर मास वाला यूज कर सकते हैं, ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास भी नहीं पता है, तो हमको यूज ही करना पड़ेगा पीओसी AgNO3 के साथ। तो पीओसी तो अभी पढ़ा नहीं है, ये आगे तो आप नहीं कर पाएंगे। नहीं, नॉट पीओसी नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज पीओएसी, ये अभी आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ये हम पढ़ेंगे अभी आगे। यानी किसी भी रिएक्शन में जो एटम होते हैं वो कंजर्व होते हैं, जैसे इस रिएक्शन में क्लोरीन कंजर्व है, क्योंकि जितना क्लोरीन रिएक्टेंट में था उतना ही क्लोरीन किधर चला गया है प्रोडक्ट में। तो ये प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगेगा, बट अभी हम पढ़े नहीं है, तो ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। कुछ क्वेश्चन मैंने वहां पे छोड़े हुए हैं, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो सारे क्वेश्चन नहीं दिए थे, कुछ क्वेश्चन छोड़ के दिए थे, तो ये क्वेश्चन भी आपको छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको पीओसी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको छोड़ दो। 9th 10th दिया था ना, और 10th में क्या है, हाइड्रेटेड सल्फेट ऑफ मेटल, इसमें आगे लिख लीजिए। हाँ 9th क्वेश्चन नोट किया ना आपने जहां तक, उसके आगे लिख लीजिए, वहां पे एक लाइन लिख लीजिए कि आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पीओसी यूज करना है। तो आगे लिख लो, फर्दर दिस क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय यूजिंग पीओसी। वो अभी आगे पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। फर्दर दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग POAC। पीओसी अप्लाई करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा इसका, बट वो अभी आगे आएगा। अभी नॉर्मल जितने मेथड पढ़े एटॉमिक वेट के वही करिए। 10th क्या था, हाइड्रेटेड सल्फेट ऑफ अ मेटल कंटेन दिस परसेंट ऑफ मेटल एंड दिस परसेंट ऑफ सल्फेट। हाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि दोनों का परसेंटेज दिया है तो दोनों का मास पता है, तो 10th हम कर सकते हैं। 10th भी नहीं हुआ गौरी, चलिए रफ कर रहा हूँ स्लाइड। चलो 10th देखो, a hydrated sulfate of a metal contain this percent of metal and this percent। hydrated sulfate metal वही मानेंगे, let's assume metal M, assume metal M and वैलेंसी आपने ले ली X। हाइड्रेटेड मेटल सल्फेट बोला है पहली लाइन में, क्वेश्चन का पहला ही वर्ड है a hydrated sulfate of a metal, हाइड्रेटेड मेटल सल्फेट। तो इसका तो आपको पहले फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, तो फॉर्मूला हम क्या करेंगे, पहले तो मेटल सल्फेट लिखेंगे। मेटल सल्फेट का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, M की वैलेंसी X, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो मेटल सल्फेट क्या आ जाएगा M2SO4X, ये मेटल सल्फेट हो गया। एंड दिस इज हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल कंटेन किया, लेकिन कितने कंटेन किया है वो हमको नहीं पता, तो वो भी हम मान लेते हैं .YH2O। आपने ऐसे कई मॉलिक्यूल देखे होंगे ना जिसमें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ते हैं, 9th या 10th क्लास में कहीं तो आपने टॉपिक पढ़ा होगा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर को क्रिस्टल फॉर्म में या फिर उसमें जो स्पेसेस होते हैं वैकेंट स्पेसेस, वहां पे वो वाटर को कंटेन किए होते हैं, जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। तो वैसे ये सल्फेट है जिसने वाटर को कंटेन कर रखा है, तो इसको हमने दिखाया M2SO4X, दिस इज मेटल सल्फेट। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला लिख लिया। अब ये हाइड्रेटेड वर्ड यूज किया पहली लाइन में,
हाइड्रेटेड मतलब वाटर कंटेन किया होगा, तो कितने वाटर कंटेन किया है, एक दो, मतलब इसका फॉर्मूला डॉट 2H2O है या डॉट 3H2O है या डॉट 5H2O, हमको नहीं पता है, तो हमने एज्यूम कर लिया डॉट YH2O। ठीक है, अब ये X निकालना है हमको, ये Y निकालना है, ये दोनों आ जाएंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा हाइड्रेटेड मेटल सल्फेट का। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए, अ हाइड्रेटेड सल्फेट ऑफ अ मेटल कंटेन दिस परसेंट ऑफ मेटल। ठीक है, तो अगर हम एज्यूम कर लें 100 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड मेटल सल्फेट, इफ परसेंटेज दिया है तो आपको बताया था टोटल आप 100 ले सकते हैं। इफ 100 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड मेटल सल्फेट, if 100 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड मेटल सल्फेट इज टेकन, तो उसमें मेटल कितना होगा, देखो उसमें दिया हुआ है कि हाइड्रेटेड मेटल सल्फेट कंटेन 8.1% मेटल। सो मास ऑफ मेटल कितना रखा जाएगा, 8.1 ग्राम, करेक्ट है। देन सल्फेट, मास ऑफ सल्फेट कितना रखा जाएगा, मास ऑफ सल्फेट विल बी 43.2 ग्राम। अभी क्या इन दोनों को जोड़ के 100 हो रहा है क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि केवल मेटल और सल्फेट नहीं है, तीन चीजें हैं, मेटल भी है इस पूरे हाइड्रेटेड मेटल सल्फेट में, तीन चीजें, एक मेटल, एक सल्फेट और एक वाटर। तो हमारे पास मास ऑफ मेटल आ गया, मास ऑफ सल्फेट आ गया, अभी इस 100 ग्राम में बचा क्या होगा, मास ऑफ वाटर। तो बताइए मास ऑफ वाटर कितना होगा, क्या करेंगे मास ऑफ वाटर के लिए, टोटल 100 में से माइनस कर देंगे इन दोनों को ऐड करके, 8.1 प्लस 43.2, टोटल 100 में से इन दोनों का एडिशन हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास मास ऑफ वाटर आ जाएगा। सो मास ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू, मास ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू, दोनों को माइनस कर दीजिए, 100 माइनस 43.2 8.1, तो ये 43 प्लस 8 51.3, एंड दिस 51.3 को आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48.7। तो इतना ग्राम वाटर, समझ में आया, पहले इतना समझ में आया क्या सबको। देखिए मेटल का मास, सल्फेट का मास जो कि गिवन थे, और वाटर 100 माइनस ये करके इन दोनों का एडिशन से निकाला मास ऑफ वाटर। नोट कर लीजिए पहले यहां तक। नोटेड, चलिए अब आगे बढ़िए, इसमें क्या दिया हुआ है, एज्यूमिंग द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज 0.248, तो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल निकल जाएगा। चलो नोट कर लिया, अब एटॉमिक वेट निकालो। सो एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट, सो एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी दे रखी है आपको, 0.242, 0.242, 6.4, तो यहां से एटॉमिक वेट ऑफ मेटल कितना आ गया, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज 26.44,
ये आ रहा है, ठीक है, 26.4 के अराउंड आ रहा है ना तन्वी साहिल। चलो ये आ गया। अभी हमको क्या करना है, अब एक्स एंड वाई निकालना है। तो दो इक्वेशन बनाएंगे। चलिए सबसे पहले इक्वेशन बनाने के लिए क्या लिखते थे हम, मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास क्या हमको पता है, नहीं, एटॉमिक वेट हमको पता है। मॉलिक्यूलर मास तो कंपाउंड का हमको दिया नहीं है, फॉर्मूला हमको निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास से तो हम निकाल नहीं सकते। अब हमारे पास बचेगा क्या, फ्रॉम द फॉर्मूला मेटल सल्फेट। इसमें आगे हम क्या लिख सकते हैं, M2SO4 में क्या बताया था, x इंटू मोल्स ऑफ m इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ सल्फेट। लिख सकते हैं ना, ये किसी भी फॉर्मूले के लिए हम ये लिख सकते हैं, 2 इंटू मोल्स ऑफ सल्फेट x इंटू मोल्स ऑफ। अब इसको आप यहाँ पे वैल्यूज डालिए, x इंटू मोल्स ऑफ m का मतलब मास ऑफ m डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट रख दें या gm रख दें, gm ऑफ m। 2 इंटू मोल्स की जगह आ जाएगा मास ऑफ सल्फेट, मास ऑफ सल्फेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ, या ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जीएमएम ऑफ सल्फेट। x इंटू मास ऑफ m कितना है, कितना मास लिया था हमने एक मेटल का, एट 8.1 डिवाइडेड बाय 26.44। ध्यान से देखिए, किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मास ऑफ सल्फेट हमने कितना निकाला था, 43.2% दिया था, तो 43.2 ग्राम। और सल्फेट का जीएमएम निकालेंगे, सल्फेट का जीएमएम मतलब सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 4 इंटू 16। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं इधर ही सॉल्व कर रहा हूं अब इसको। हमारे पास आया x इंटू 8.1 डिवाइडेड बाय 26.44। 26.44 ग्राम एटॉमिक मास ये निकाला है, एटॉमिक वेट से निकाला है, इसी से हम ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 43.2 डिवाइडेड बाय 96 आया। अब x यहां से निकालो, x आ जाएगा 2 इंटू 43.2 इंटू 26.44 डिवाइडेड बाय 8.1 इंटू 96। यहां से x कितना आएगा बताइए, x निकालिए सब लोग, x आ जाएगा तो फॉर्मूला आ जाएगा। नोटेड, समझ में आया क्या ये स्टेप, x की वैल्यू, फॉर्मूला है जो M2SO4x, वहां से हमने x इंटू मोल्स ऑफ m इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ सल्फेट का यूज किया है। लास्ट क्लासेस में भी इस पे बेस क्वेश्चन कराए थे, मोल्स इज इक्वल टू फिर मास अपॉन जीएम रखा, जो जो वैल्यूज दी हैं सब वैल्यूज उठा के रखते, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आई है,
2 into this divided by 8.1 into 96. नोट कर लिया? सो x कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट 3 के इक्वल। सॉल्व किया गौरी? x 3 आ रहा है। अब ये हमारे पास मेटल सल्फेट आ गया M2SO4 का होल थ्राइस, तो 3 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई। दिस इज मेटल सल्फेट। अभी आगे आपको क्या कैलकुलेट करना है? अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है कहां गया क्वेश्चन? हाँ, फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रेटेड सल्फेट। अभी हाइड्रेटेड यानी कितने H2O थे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितने H2O इसने कंटेन कर रखे हैं? यस, वाटर के परसेंटेज कंपोजिशन से। वेरी गुड। परसेंटेज कंपोजिशन आप लगा सकते हैं वाटर का, बट वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन के लिए आपको परसेंटेज दिया ही, हमने 100 ग्राम में निकाला था। परसेंटेज ऑफ वाटर इन मेटल सल्फेट, परसेंटेज ऑफ वाटर इन मेटल सल्फेट कितना निकाला था हमने? टोटल 100 में से माइनस करके 48.7। तो अब परसेंटेज ऑफ वाटर का अगर हम कंपोजिशन का फॉर्मूला लगाएं तो परसेंटेज ऑफ वाटर क्या लिखा जाएगा? क्या पढ़ते थे? जिस भी एलिमेंट या जिस भी कंपाउंड का परसेंटेज निकालते थे ऊपर उसका मास आता था। सो मास ऑफ टोटल मास ऑफ वाटर, टोटल मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, है ना? तो परसेंटेज ऑफ वाटर तो हमें पता है 48.7। कम मास कितना है वाटर का? फॉर्मूला ये था, फॉर्मूला हमारे पास था M2, अभी हमारे पास आ चुका है M2SO4 का होल थ्राइस डॉट YH2O। तो पूरा ही फॉर्मूला यहां लिख लेते हैं। M2SO4 का होल थ्राइस डॉट YH2O, ये हाइड्रेटेड मेटल सल्फेट है। तो इसमें वाटर कितना है? इसमें वाटर YH2O यानी Y इंटू 18 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड कितना रखा जाएगा? सबको ऐड करना पड़ेगा। सबको ऐड करने का मतलब 2 इंटू M प्लस सल्फेट कितना है? 3 इंटू मास ऑफ सल्फेट, अभी निकाला ही था हमने मास ऑफ सल्फेट, प्लस 18Y इंटू 100। पूरे कंपाउंड का मास रखा जाता है, परसेंटेज कंपोजिशन अगर आपको याद हो तो 48.7 इज इक्वल टू हो जाएगा 18Y इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एम, यानी 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ एम। एटोमिक मास एम का हमने कितना निकाला था लास्ट स्लाइड में? एटॉमिक वेट ऑफ मेटल हमने निकाला था 26.44। ये जो वैल्यू यहां निकाली है 26.44, तो ये वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं। आ जाएगा 2 इंटू 26.44, ये m का मास हो गया। बाकी किसका मास बचा? बाकी मास बचा 3 इंटू सल्फेट। सल्फेट का मास हमने कितना निकाला था? 96, तो 3 इंटू 96 प्लस 18Y, तो यह आ जाएगा 48.7 इज इक्वल टू 18Y इंटू 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? सब 26 इंटू 2 52
52.88 प्लस 3 into 96 288 प्लस 18y। फिर यहाँ सॉल्व करेंगे 48.7, दिस विल बी इक्वल टू 18y इंटू 100 अपॉन, नाउ एट दिस 52 and 288 कितना हो जाएगा, 8 to 10 8 5 13 140 एंड ये हो जाएगा 3, सो 340.88 प्लस 18y। चेक करिए सब लोग यहाँ तक कैलकुलेशंस। 340.88 प्लस 18y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया क्या किया है? पूरे कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ वाटर का यूज किया है, परसेंटेज कंपोजिशन का। तो मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ वाटर था 18y डिवाइडेड बाय दिस, पूरे मास के ऐड किया कंपाउंड सॉल्व करो आगे, नोट करिए पहले ये पूरा, देन सॉल्व करिए। देखिए कंसेप्ट, आप कंसेप्ट पे फोकस करिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज लेंदी नहीं होगा। जैसे ये कैलकुलेशन लेंदी है, अभी आप पूछेंगे सर ये कैलकुलेशन आएगी तो हम कैसे करेंगे, थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन है। एग्जाम में क्वेश्चन कंसेप्ट ये यूज होगा, परसेंटेज कंपोजिशन। अब जैसे यहाँ परसेंटेज ऑफ वाटर कितना निकला है 48.7, तो अब ये पॉइंट में वैल्यूज है, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो एकदम सिंपल कैलकुलेशन, जैसे परसेंटेज ऑफ वाटर सीधा दे देगा 50%, तो आप वैल्यू रखेंगे 50 ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 50 इंटू समथिंग करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी है, और 48.7 में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन टफ है। तो कंसेप्ट लेकिन यही यूज होंगे, तो कंसेप्ट पे फोकस करिए। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो टाइम टेकिंग बहुत कम होगा, कंसेप्ट लेकिन सेम यूज होगा। तो पहले हमने क्या किया है, उस कंपाउंड के लिए वैलेंसी निकाली, फॉर्मूला निकाला। अब कितने हाइड्रेटेड वाटर हैं, कितने नंबर ऑफ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट हैं किसी एक मॉलिक्यूल में, ओवरऑल हाइड्रेटेड मेटल सल्फेट में, वो निकालने के लिए हम परसेंटेज कंपोजिशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करिए फाइनल क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद इस 340.88 है ना, इसको 341 ले लो सीधा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी बना लो। ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन देख के आपको आइडिया वैसे ही लग जाएगा। तो 340 जो हमारे पास नीचे आया है 340.88, इसको 341 ले लीजिए डायरेक्ट, 341 रख के मल्टीप्लाई करके निकाल लो y की वैल्यू। y इज इक्वल टू 18 आ रहा है। कितना दिया आंसर, 18 ही दिया। M2SO4 3 18H2O सॉल्व किया, मतलब पॉइंट वाइज है तो एग्जैक्ट 18 तो नहीं आएगा, कहीं आपका किसी का 17.9 के अराउंड आएगा, या किसी का हो सकता है 18.1 के अराउंड आ रहा हो, 18.2 आ रहा हो समथिंग, जब आप एग्जैक्ट करेंगे। बट उसको हम फिर 17.9 के अराउंड आ रहा है ना, हाँ, तो 17.9 के अराउंड आया, जिसको आप ऑलमोस्ट 18 बोल सकते हैं। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि ऑप्शन जो होगा वो ऐसा दिया होगा 18H2O 10H2O 25H2O, तो उसके लिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। आपका 19 के अराउंड भी आंसर आया तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा आंसर 19 आ रहा है, और यहाँ पे 19 से सबसे मिलता जुलता आसपास का आंसर 18 है, तो 18 आंसर आप टिक कर सकते हैं।
तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ y की वैल्यू आप यहाँ से आगे सॉल्व करके 18 निकाल लीजिए, तो y विल बी 18। तो ओवरऑल मेटल सल्फेट जो हाइड्रेटेड है उसका फॉर्मूला आ जाएगा 18H2O के साथ। डन। चलो ये हो गया, और बताइए 10th के बाद 11th हो गया। वन क्या लिखा है? 13। ये तो आइसोमॉर्फिज्म है 13। साहिल 11th भी डाउट है? 11, 12, 13, 14। 11 क्या है? This tannic chloride gives ml of its vapor at this. If the chloride contains this % of chlorine and tin has the valency equal to 4, तो atomic weight of tin कितना होगा? 11th में भी डाउट है? चलिए 11th भी देख लीजिए। आपको बोल रहा है 11th में दिस ग्राम ऑफ स्टेनिक क्लोराइड। स्टेनिक क्लोराइड मतलब SN, टिन के क्लोराइड की बात कर रहा है। टिन क्लोराइड का फॉर्मूला ये हो जाएगा SnCl4। आगे उसने लाइन में बोला भी है टिन हैज द वैलेंसी इक्वल टू 4। अगर टिन की वैलेंसी 4 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, पता है हमको, तो स्टेनिक क्लोराइड क्या बनेगा? SnCl4। ये क्वेश्चन में बोला है कि टिन की वैलेंसी 4 है लास्ट लाइन में। तो ये हमारे पास मेटल क्लोराइड हो गया SnCl4। अब ये जो टिन है, इस टिन का हमें निकालना है एटॉमिक वेट। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है दिस ग्राम ऑफ स्टेनिक क्लोराइड, इसका मास लिया है, mass of SnCl4 is 0.096 ग्राम। ये मास अगर आप इसको हीट करते हैं तो कितनी वेपर बनती है? वेपर का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ वेपर। अगर आपने स्टेनिक क्लोराइड लिया उसको हीट किया तो उससे जो वेपर्स बनी हीट करने पे वो कितनी बन रही है, यानी वेपर का मतलब गैस स्टेट में चला गया, तो 25.84 ml। टेम्परेचर 120 यानी 120 डिग्री सेल्सियस पे आपने हीट किया इसको, एंड प्रेशर है 350 mm। अब 350 mm को ATM में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आता है? 350 अपॉन 760। 1 ATM होता है, 1 ATM 760 mm, तो इतना ATM मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ। ये पढ़ाया है ना PV इज इक्वल टू nRT के लिए, प्रेशर ATM में रखा जाता है, तो यूनिट कन्वर्ट कर रहा हूँ। 350 mm से 350 बाई 760 ATM। 120 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 120 प्लस 273। दिस विल बी इक्वल टू 393 केल्विन। टेम्परेचर केल्विन में, प्रेशर ATM में, वॉल्यूम इतना ml दिया है, यानी 25.84 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर हो जाएगा, लीटर में, और मास तो ग्राम में है ही। क्वेश्चन समझ में आया? आपने इतना ग्राम SN4 लिया और उसको हीट कर रहे हैं, हीट करके वो किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। तो गैस में उसका वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर। तो जब वो गैस में वेपर में कन्वर्ट हुआ है तो मैं उसके लिए PV इज इक्वल टू nRT लगा सकता हूँ ना। सो फ्रॉम फॉर गैसेस मतलब वेपर्स के लिए PV इज इक्वल टू nRT। n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। सो PV इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स होता है। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब मास ऑफ SnCl4 डिवाइडेड बाय GMM ऑफ SnCl4। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो n होता था नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन GMM, तो मोल्स इंटू R इंटू T। अब प्रेशर आपको दिया है कितना, वैल्यू रखो 350 डिवाइडेड बाय 760 ATM, वॉल्यूम 25.84 10 की पावर -3 लीटर, पीवी हो गया ये। दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ SnCl4 दिया है 0.096। कितना दिया है? 0. यहाँ वैल्यू रखते हैं अगर 0.096 ग्राम अपॉन GMM,
आर की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, क्या बताया था, जब वॉल्यूम लीटर में हो, प्रेशर एटीएम में हो, तो आर की यूनिट क्या रखी जाती है, आर की डिफरेंट यूनिट होती है, कौन सी यूनिट रखी जाएगी आर की, 1/12, वेरी गुड, 0.0821 वाली। और बच्चा टी, टेम्परेचर कितना है 393। समझ में आया क्या क्या किया है मैंने, ये सब समझ में आया है। स्टेनिक क्लोराइड को गैस में कन्वर्ट कर दिया है हीट करके। ये मान लो आपका SnCl4 है और इसको आपने हीट करके गैसेस स्टेट में, वेपर में कन्वर्ट किया है। तो वेपर के लिए, वेपर स्टेट, वेपर के लिए मैं PV इज इक्वल टू nRT का इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कुछ दिया था, सारी वैल्यूज रख दी मैंने। अब मैं यहां से क्या निकाल सकता हूँ, देखो इक्वेशन ये बनी है, ध्यान देखो, ये PV रखा था इज इक्वल टू N की जगह ये RT। तो यहां से GMM निकालना है, यानी कि पूरे स्टेनिक क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा आपके पास इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो GMM क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओवरऑल GMM निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब GMM निकालना है और GMM कैलकुलेट, GMM अगर आ जाएगा, GMM मतलब क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, किसका, SnCl4 का, क्योंकि SnCl4 के लिए दिया हुआ है ये सब। तो SnCl4 का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ जाएगा। सॉल्व करिए इसको और मॉलिक्यूलर मास यहां से SnCl4 निकालेंगे। मतलब पूरा सॉल्व मत भी करो, अभी के लिए केवल इक्वेशन में कन्वर्ट करके रख लो। तो GMM आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इधर करेंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, 0.096 इंटू 393। GMM अगर मैं निकालूं तो 0.096 इंटू 393 अपॉन 12, ये 12 तो उधर आ गया अपॉन में, ये सारी चीजें राइट साइड में थी। और इधर क्या आ जाएगा, 760 क्रॉस मल्टीप्लाई 350 डिवाइडेड। तो देखो 760 क्रॉस मल्टीप्लाई 350 डिवाइडेड, और 350 के साथ साथ क्या नीचे आ जाएगा, दूसरी वैल्यू क्या थी वॉल्यूम की ना, 25.84 इंटू 10⁻³ तो ये आ गया 25.84 इंटू 10⁻³। ये GMM आ गया। GMM हमेशा किस में आता है, ग्राम में, तो ये ग्राम में होगा। तो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास भी आ गया। GMM और मॉलिक्यूलर मास सेम वैल्यू होती है, बस मॉलिक्यूलर मास की यूनिट नहीं होती। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ SnCl4 कितना आ गया, ये वैल्यू 0.096 393 इंटू 760 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 350 इंटू 25.84 इंटू 10⁻³ समझ में आया है, ये मॉलिक्यूलर मास है। अभी आपको क्या करना है, एटॉमिक मास आपको निकालना है, एटॉमिक मास ही निकालना है। आगे और क्या दिया है, हाँ, इफ द क्लोराइड कंटेन दिस परसेंट ऑफ क्लोरीन एंड टीन हैज द वैलेंसी इक्वल टू 4, व्हाट विल बी द एटॉमिक वेट ऑफ टीन। अभी आप डायरेक्ट एटॉमिक वेट भी निकाल सकते हैं, कैसे, मॉलिक्यूलर मास का यूज करके। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है हमेशा, सबके एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे, एटॉमिक मास ऑफ Sn प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Cl। मॉलिक्यूलर मास यहां से भी तो निकालते हैं हम। मॉलिक्यूलर मास की ये पूरी वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है, ये वैल्यू उठा के यहां रख दो। एटॉमिक मास टीन का तो निकालना ही है, यही तो निकालना है, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं MSn, एटॉमिक मास ऑफ टीन, प्लस 4 इंटू क्लोरीन के लिए आ जाएगा 35.5। इसको उधर ले जाके माइनस कर लेंगे इस वैल्यू से, तो MSn आ जाएगा। क्या 48 के अराउंड आ रहा है, कौन सी वैल्यू 48 के अराउंड आ रही है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ SnCl4 अप्रॉक्स 48, ये 48 नहीं आएगा, और बड़ी वैल्यू आई है भाई,
265 के अराउंड आ रहा है। देखो एक कैलकुलेशन इजी बनाइए, इसको देखो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। 0.096 को मैं लिख सकता हूँ 96 इंटू 10 की पावर -3। फिर ये 12 से 8 टाइम्स कट जाएगा और 10 की पावर -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा सीधा बच जाएगा 8 इंटू, अगर सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 393 इंटू 760 डिवाइडेड बाय 350 इंटू 25.84 को 26 ले लो। अब यहाँ 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो गया, कैलकुलेशन इजी बनाना आना चाहिए। क्या किया है मैंने, ध्यान से देखिए, 12 से 96 को कट किया है, तो 8 इंटू 10 की पावर -3 और -3 10 की पावर -3 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू आई। अब उसके बाद 8 इंटू 393 इंटू 76 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 26, यहाँ कैलकुलेशन अब थोड़ी सी ईजी हो गई है। अब इससे डिवाइड करके ऑलमोस्ट निकाल सकते हैं आप यहाँ से 25.84 को 26 ले लो, आसपास आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है। इसको 35 से चाहे पूरा ही कट कर दो 76 को, 35 टू ज़ा 70, 60 आ जाएगा, तो 1 टाइम्स चला जाएगा, देन 25 बच जाएगा, एंड 25 0 250, तो 5 या 6 टाइम्स जाएगा 250, तो 35 इंटू 6 अगर कर दें 210, 7 टाइम्स चला जाएगा 245, तो 250 यानी 2.17, ये पूरा ही कैंसिल आउट हो गया 2.17, और इसको तो आप 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 4 13, एंड देन इस 13 से 39 को 30.30, तो 390 हो जाएगा, 30 1 30 2 टाइम्स जाएगा 26, एंड देन आ जाएगा 40 30, तो ओवरऑल ये आ गया 4 इंटू 30.23 इंटू 2.17। अब इसको मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, ये हो जाएगा 120.86 इंटू 2.17, और 120.8 को आप ले लो 121, और 2.17 को 2 ले लें अगर, तो कितना चला जाएगा 244 के अराउंड, तो 244 245 इसके अराउंड आएगा। 480 नहीं आ पाएगा, 262.39 के अराउंड आ रहा है एग्जैक्ट। जो भी वैल्यूज आ रही है यहाँ पे आपको वो वैल्यू पुट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट कैलकुलेशन करके आसपास निकाला है 244 के अराउंड। अगर ये वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो ये यहाँ पे अगर रख दें 244 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, ये 2.17 है ना, 2.17 का मतलब 2.2 के अराउंड हो जाएगा। ये तो 121 सही है, ये 2.2 के अराउंड चला जाएगा, 121 2.2। इसका मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, 121 इंटू 2.2 17 था ना। हाँ बिल्कुल, क्लोरीन का परसेंटेज दिया है तो क्लोरीन के परसेंटेज से भी कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय ओवरऑल जीएमएम इनटू 100। दोनों चीजें दे रखी है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का भी हम यूज कर सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं। 121 इंटू 2.2 कितना है ये, 242 एंड 242,
266 266 के अराउंड आ जाएगा ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। कितना आ रहा था आप लोगों का 262 के अराउंड 265, हाँ ठीक है, इसी के अराउंड आ जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट कैलकुलेशन के बाद 266 जो आ रहा है 121 इंटू 2.2 और ये हो जाएगा 70 इंटू 2 140 प्लस MSN और ये आ गया 266। इसको माइनस कर दो तो MSN 3 का एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा 266 माइनस 140 दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 60 120 तो 126 के अराउंड आ रहा है। इस कैलकुलेशन से आंसर कितना दिया हुआ है 118। हाँ तो 118 दिया है तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 118 के अराउंड 140 माइनस करके। यानी 118 के लिए कितना आना चाहिए 258 क्योंकि 126 आया ना, यानी 258 के अराउंड आना चाहिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन में 258 के अराउंड। तो आंसर 118 के अराउंड आएगा। हाँ तो 260 258 जो भी आ रहा है वो आसपास ही आंसर है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो। समझ में आया ना किया क्या है वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो समझिए। कैलकुलेशन आप करिएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है बट बेटर है, अच्छा है। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हमको होनी चाहिए कि कैसे हमें चीज़ों को कैलकुलेशन को इजी बनाना है, शॉर्ट करना है। तो ओवरऑल उसके बेसिस पे आपका आंसर निकालना आना चाहिए। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है बट उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट समझते जाइए, एग्जाम में इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं आएगी, सिंपल कैलकुलेशन होगी, वहां से आप कर सकते हैं आंसर। चलिए और कोई डाउट बच गया इसमें? ये था 11th और क्या दिया था 12 13 14। 12 13 14 में कोई डाउट है? 12 वेपर डेंसिटी दे रखी है, 13 भी है 12 भी है, सारे हैं। चलिए ठीक है फिर ये कल ही करते हैं। और किसका किसका 12 13 हो चुका है? किसका किसका 12 13 14 क्वेश्चन हो गया है? कोई है? किसी का नहीं हुआ पूरी क्लास में? 12 भी नहीं हुआ, 13 भी नहीं हुआ, 14 भी नहीं हुआ? सही का नहीं हुआ है। गौरी आपका 12th हुआ है। तन्वी 13 14 हो गया आपका, वेरी गुड। 12th नहीं हुआ, उसका 13 14 हो गया। हाँ अच्छा 12 हुआ है तुम्हारा तन्वी, 13 14 डाउट है? 12th मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें? किसका मॉलिक्यूलर मास 12th में? अ मेटल फॉर्म 3 वोलेटाइल क्लोराइड, तो तीनों मेटल क्लोराइड दिया हुआ है ना, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन तीनों में दिया हुआ है और तीनों में वेपर डेंसिटी भी दी हुई है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो वेपर डेंसिटी दी है तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। 2 इंटू वेपर डेंसिटी पढ़ा है ना मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट आ जाएगा। अब पूरे मेटल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास आ गया तो परसेंटेज कंपोजिशन लगाना है, तीनों में परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज कंपोजिशन लगा के आंसर निकाल लो। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास आपको पता चल ही जाएगा, मास ऑफ द कंपाउंड 2 इंटू वेपर डेंसिटी करके, तो वहां से आंसर आ जाएंगे सब में। चलिए 13 भी है 14 ठीक है, मैं 13 14 14 भी नहीं हुआ। 14 तो क्लास में कराया, 14 क्यों नहीं हुआ? 14 जरा नोटबुक खोल के देखना एक बार। टाइटेनियम ऑक्साइड कंटेन 40% ऑफ ऑक्सीजन, एक क्वेश्चन ऐसा कराया है। इज आइसोमॉर्फस विद SnO2।
हाँ ठीक है, जिसका हो गया 14 बेटर है, जिसका नहीं हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 14 तो क्लास में कराया क्वेश्चन है, नोटबुक में है, उसको देखिए 14 भी हो जाएगा। 12th भी कर लीजिए, वेपर डेंसिटी दिया है, वेपर डेंसिटी इंटू 2 करके मॉलिक्यूलर मास आएगा और फिर परसेंटेज कंपोजिशन लगा लो। 13 में बता दूंगा कल। ठीक, चलिए बाय।